War is an important aspect of global politics and international relations. There has been wars, wars are currently happening, and there will be wars in future between and among countries of the world. War has been analyzed, observed, and studied upon by many thinkers in international relations. इन thinkers में से एक important thinker हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. That thinker is Karl von Clausewitz. War से related Clausewitz का एक statement बहुत ही famous है. Clausewitz ने कहा था that war is the continuation of politics by other means. I'm sure this is not the first time that you are hearing this statement, but in this video, we will understand the meaning and significance of this statement given by Karl von Clausewitz. Now, the next question is that why we should read Clausewitz. Is it important from the perspective of our examination, UPSC Civil Service examination, political science optional, UGC Net JRF exam, political science paper 2, इन exams के point of view से क्या Clausewitz को पढ़ना ज़रूरी है? The answer is yes. If you look into the syllabus of these exams, there are topics within which you have to read Clausewitz and his theory of war. Topics जैसे war and changing nature of warfare, strategic studies, strategic culture, इन टॉपिक्स के विदिन आपको क्लाउजेविट्स और क्लाउजेविट्स के आइडियाज, उनके आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ना है, समझना है. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दिस थिंकर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लेकिन आज के मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी क्लाउजेविट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाते हैं. वॉर की स्थिति ग्लोबल पॉलिटिक्स में बनी हुई है. नॉट जस्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स ऑल्सो वी हैव एक्सपीरियंस्ड वॉर मल्टीपल टाइम्स. शुरुआत करेंगे हम क्लाउजेविट्स के बायोग्राफी के साथ. क्लाउजेविट्स एक 19th सेंचुरी प्रशियन मिलिट्री जनरल, मिलिट्री थियोरिस्ट और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे. यहाँ पर जब भी मैं प्रशा इस वर्ड को यूज़ करूँगा, आपको समझना है कि प्रशा से मेरा मतलब है मॉडर्न डे जर्मनी. मॉडर्न डे जर्मनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले प्रशा एक जर्मन स्टेट हुआ करती थी. प्रशा यूज्ड टू बी अ जर्मन स्टेट, एन इंपॉर्टेंट जर्मन स्टेट, एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जर्मन स्टेट. प्रशा ने जर्मन यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. So whenever I say Prussia, just connect it with modern day Germany. तो कार्ल वॉन क्लाउजेविट्स एक 19th सेंचुरी प्रशियन मिलिट्री जनरल, मिलिट्री थियोरिस्ट और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे. महज 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ क्लाउजेविट्स ने प्रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया. फिर 1806 में बैटल ऑफ येना में प्रशा नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट फाइट करते हैं. इस बैटल ऑफ येना में प्रशा की हार हुई और हारने के बाद नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी के द्वारा क्लाउजेविट्स को कैप्चर कर लिया गया, उन्हें कैप्टिविटी में ले लिया गया. 1 साल तक क्लाउजेविट्स नेपोलियन की कैप्टिविटी में रहते हैं. 1807 में क्लाउजेविट्स को रिलीज किया जाता है. कैप्टिविटी से रिलीज होने के बाद क्लाउजेविट्स एक बार फिर प्रशियन मिलिट्री में वापसी करते हैं और इस बार वो प्रशियन मिलिट्री को रिफॉर्म और मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसी बीच 1812 में एक और युद्ध की शुरुआत हो जाती है. फ्रांस के द्वारा रशिया के ऊपर इन्वेशन कर दिया जाता है. रशिया के ऊपर इन्वेड करने के बाद नेपोलियन प्रशा से कहते हैं कि प्रशा को, प्रशियन मिलिट्री को फ्रांस के बिहाफ पर रशिया से फाइट करना है. क्लाउजेविट्स के पास जब यह प्रपोजल आया कि फ्रेंच आर्मी प्रशियन मिलिट्री से रिक्वेस्ट कर रही है, प्रशियन मिलिट्री को कह रही है कि प्रशियन मिलिट्री को फ्रांस के बिहाफ पर रशिया से फाइट करना है, क्लाउजेविट्स ने फ्रेंच आर्मी, नेपोलियन के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रशा इज नॉट गोइंग टू फाइट विथ फ्रांस एंड अगेंस्ट रशिया. इतना ही नहीं, क्लाउजेविट्स ने प्रशियन मिलिट्री को कन्विंस भी किया सक्सेसफुली. क्लाउजेविट्स ने प्रशियन मिलिट्री को कन्विंस भी किया कि आने वाले जितने भी बैटल्स होंगे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में प्रशा को फ्रांस के साथ नहीं बल्कि फ्रांस के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए. और इसका रिजल्ट हम 1815 में देखते हैं. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के दौरान प्रशियन मिलिट्री फ्रांस के अगेंस्ट फाइट करती है. इवन क्लाउजेविट्स बैटल ऑफ वाटरलू में पार्टिसिपेट करते हैं. और बैटल ऑफ वाटरलू हम सभी को पता है कि दिस वाज द बैटल इन विच नेपोलियन लॉस्ट, ही वाज डिफीटेड. नेपोलियनिक वॉर का जो पूरा सिलसिला चल रहा था वो यूरोप में बैटल ऑफ वाटरलू में एंड होता है. नेपोलियन वाज डिफीटेड और नेपोलियन को डिफीट करने के बाद क्लाउजेविट्स को प्रशियन मिलिट्री का, दैट मीन्स आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू, क्लाउजेविट्स को प्रशियन मिलिट्री का जनरल बना दिया जाता है. ही इज अपॉइंटेड, ही इज डिक्लेयर्ड एज द जनरल ऑफ प्रशियन मिलिट्री. आफ्टर दैट 1818, दिस इज ऑल्सो an extremely important year for Clausewitz. 1818, इस वर्ष 1818 में क्लाउजेविट्स को प्रशियन मिलिट्री एकेडमी के हेड के रूप में नियुक्त किया जाता है. He is appointed as the head of Prussian Military Academy, मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के हेड के रूप में 1818 में क्लाउजेविट्स को अपॉइंट किया जाता है. नाउ
After being appointed as the head of a military academy, Clausewitz had leisure time. Active combat से उन्हें एक ब्रेक मिल गया. He was having leisure. और इस ब्रेक को, इस लीजर को यूटिलाइज करते हुए क्लाउज़ेविट्ज़ अपनी सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, अपनी मोस्ट फेमस वर्क को लिखते हैं. एंड दैट वर्क इज ऑन वॉर. ऑन वॉर वॉज रिटन बाय क्लाउज़ेविट्ज़ in the year 1818 after he was appointed as the head of this Prussian military academy. 1818 में ऑन वॉर को क्लाउज़ेविट्ज़ ने लिखा, लेकिन इस बुक को पब्लिश किया जाता है 1832 में आफ्टर डेथ ऑफ क्लाउज़ेविट्ज़. क्लाउज़ेविट्ज़ की मृत्यु के बाद उनकी ये बुक पब्लिश होती है ऑन वॉर. बट दिस इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, हिज मैग्नम ओपस ऑन वॉर. अपनी इसी बुक में ऑन वॉर, इसी बुक में कार्ल वॉन क्लाउज़ेविट्ज़ वॉर से रिलेटेड अपने थियोरी को प्रपाउंड करते हैं. वो कहते हैं कि वॉर एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है. जिस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रीज अपने आपसी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, अपने आपसी डिस्प्यूट्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक रैशनल और कंट्रोल्ड मैनर में यूज कर सकती हैं. क्लाउज़ेविट्ज़ कहना चाहते हैं कि वॉर इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. वॉर अपने आप में कोई गोल, कोई एम नहीं हो सकता. वॉर एक माध्यम है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, अपने सर्वाइवल और अपने प्रोटेक्शन को सेफगार्ड करती है, इंश्योर करती है. इट इज जस्ट अ टूल. और इस टूल को, इस इंस्ट्रूमेंट को एक कंट्री को बहुत ही रैशनली और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में यूज करना चाहिए. इसके बाद क्लाउज़ेविट्ज़ कहते हैं कि एक कंट्री के सामने सिर्फ यही एक टूल नहीं है. वॉर, दिस इज नॉट द ओनली टूल विच इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अ कंट्री बाय विच द कंट्री इज गोइंग टू सर्व इट्स नेशनल इंटरेस्ट. सिर्फ यही एक टूल नहीं है. कई पीसफुल इंस्ट्रूमेंट, पीसफुल टूल्स भी एक कंट्री के पास मौजूद होते हैं, जैसे डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिक्स. दीज आर ऑल पीसफुल टूल्स, पीसफुल इंस्ट्रूमेंट्स. और इनका अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही होता है. डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिक्स, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यही होता है कि एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को, इन्हें यूज करके एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करके रख सके, अपने सिक्योरिटी को प्रिजर्व करके रख सके. लेकिन जब ये कन्वेंशनल पीसफुल मेथड्स फेल हो जाते हैं, कन्वेंशनल पीसफुल मेथड्स, तरीके जब ये काम नहीं करते, जब पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी से बात नहीं बनती, तब एक कंट्री को वॉर का सहारा लेना पड़ता है, युद्ध का सहारा लेना पड़ता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, अपने सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए. देन अ कंट्री हैज टू रिजॉर्ट टू वॉर. लेकिन अगर देखा जाए तो एक कंट्री वॉर के माध्यम से भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अल्टीमेटली अटेन करने की कोशिश करती है जिन ऑब्जेक्टिव्स को वो कंट्री पहले पीसफुल तरीकों से अटेन करना चाह रही थी. डिप्लोमेसी के थ्रू, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जिन ऑब्जेक्टिव्स को एक कंट्री पहले अचीव करना चाह रही थी, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को एक कंट्री वॉर के माध्यम से अटेन करने की कोशिश करती है, तब जब ये पीसफुल मेथड्स फेल हो जाते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई ही सेज दैट वॉर is the continuation of politics by other means. और यहां पर by other means का मतलब क्या है? By violent means, by military means. So you have to understand this very clearly that Clausewitz focuses on the instrumental value of war. For Clausewitz, war does not have any intrinsic value. War की अपनी कोई intrinsic value नहीं होती. It has got instrumental value. And Clausewitz says that war should be seen as a continuation of a country's foreign policy through violent or cursive means by which a country tries to protect itself and safeguard its core vital interest. लेकिन क्लाउज़ेविट्ज़ बार-बार अपनी बुक ऑन वॉर में क्लाउज़ेविट्ज़ बार-बार ये भी कहते हैं कि वॉर को एक टूल या एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी बहुत ही कंट्रोल्ड और रैशनल मैनर में इसे यूज करना चाहिए. क्लाउज़ेविट्ज़ इवन वॉर्न्स कंट्रीज को वो ये वार्निंग भी देते हैं, वो ये कहते भी हैं कि कंट्रीज शुड and must never use war for any kind of vendetta, for any kind of revenge or for any kind of crusade. वॉर को कभी भी वेंडेटा के लिए, रिवेंज के लिए या किसी भी तरह के क्रूसेड के लिए एक कंट्री को यूज नहीं करना चाहिए. अपने इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए क्लाउज़ेविट्ज़ वॉर के 3 एलिमेंट्स की भी बात करते हैं. वो कहते हैं कि इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन इन अ कंट्री एंड यू ऑब्जर्व इट, यू विल फाइंड 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट. और ये 3 एलिमेंट्स क्या है, जिसे वॉर के 3 एस्पेक्ट्स भी हम कह सकते हैं. पहला है द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वॉर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. दूसरा है द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ द वॉर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ दैट कंट्री. और तीसरा है द पब्लिक, द सिटीजन्स. और वॉर के इन 3 एलिमेंट्स को ही कलेक्टिवली ट्रिनिटी ऑफ वॉर या क्लाउज़ेविट्ज़ ट्रिनिटी भी कहा जाता है. सो यू शुड कीप इन माइंड दीज फ्रेजेस, ट्रिनिटी ऑफ वॉर, क्लाउज़ेविट्ज़ ट्रिनिटी. अब सवाल है कि वॉर के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के फंक्शंस क्या है, इनके रोल्स क्या है. क्लाउज़ेविट्ज़ कहते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स के अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग रोल्स होते हैं और इन तीनों एलिमेंट्स को अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए बिना
किसी दूसरे एलिमेंट के फंक्शन में इंटरवीन किए। दिस इज द रेसिपी फॉर अ सक्सेसफुल वॉर अकॉर्डिंग टू क्लाउज़विट्ज़। वॉर के, युद्ध के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, ये वॉर का पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वॉर। और ये एस्पेक्ट, ये वर्क, ये फंक्शन, वॉर के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, ये एक कंट्री के गवर्नमेंट के डोमेन में लाई करता है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। Okay, the civilian government of a country which is going to decide, which is going to specify the aims and objectives of a war. और जब गवर्नमेंट के द्वारा, एक कंट्री के सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा वॉर के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट के इस काम में ना तो उस कंट्री की मिलिट्री इंटरवीन करेगी, ना ही पब्लिक। तो बहुत ही रैशनल तरीके से रीजन को यूज करते हुए एक कंट्री के गवर्नमेंट को किसी भी वॉर के एम्स और ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना होता है, तय करना होता है। लेकिन जब एम्स और ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड हो गए, ये तय हो गया कि एक कंट्री को अब वॉर में पार्टिसिपेट करना है और वॉर में पार्टिसिपेट करके वो कंट्री इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना चाहती है। द मोमेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन स्पेसिफाइड, दीज एम्स हैज बीन मेड क्लियर, आफ्टर दिस पॉइंट मिलिट्री विल एंटर। इस पॉइंट के बाद मिलिट्री की एंट्री होगी। इन एम्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की जिम्मेदारी, इन गोल्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी, दिस इज गोइंग टू बी द वर्क ऑफ मिलिट्री। दिस विल लाई विद इन द डोमेन ऑफ द मिलिट्री। इसके बाद एक कंट्री के गवर्नमेंट को मिलिट्री के वर्क में इंटरवीन नहीं करना। मिलिट्री को बता दिया गया ये दीज आर गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्टिव्स, नाउ इट इज मिलिट्रीज टर्न, इट इज द टर्न ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नाउ दे हैव टू गेट दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड। द मिलिट्री हैज टू गेट दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड। और मिलिट्री के इस वर्क में ना तो गवर्नमेंट मिलिट्री के डोमेन में, मिलिट्री के स्फीयर में इंटरवीन करेगी और ना ही पब्लिक के द्वारा मिलिट्री को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मिलिट्री इन एम्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए गवर्नमेंट से रिसोर्सेज डिमांड करती है, तो फिर गवर्नमेंट को डेफिनेटली मिलिट्री को उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना होगा ताकि इन रिसोर्सेज को यूज करके मिलिट्री अपने काम को आगे बढ़ा सके। सो दिस वाज द सेकंड एलिमेंट ऑफ वॉर, मिलिट्री। वॉर का तीसरा एलिमेंट है पब्लिक। पब्लिक का रोल क्या है? एक युद्ध में, एक वॉर में पब्लिक का रोल क्या होता है? द आंसर इज सिंपल। पब्लिक नीड्स टू प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट टू देयर गवर्नमेंट एंड देयर मिलिट्री ड्यूरिंग अ वॉर। वॉर के दौरान पब्लिक को, आम जनता को, अपने गवर्नमेंट और अपने मिलिट्री को मॉरल सपोर्ट, कॉन्टिन्यूअसली मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दिस इज गोइंग टू बी द वर्क ऑफ द पब्लिक, द पीपल। और जब ये तीनों एलिमेंट्स अपने अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे बिना एक दूसरे के डोमेन में इंटरवीन किए, दिस इज हाउ यू विन अ वॉर। तब आप एक युद्ध को जीतते हैं। एक कंट्री के द्वारा एक युद्ध को जीता जाता है। नाउ दिस इज नॉट द एंड ऑफ क्लाउज़विट्ज़ थियरी ऑफ वॉर। क्लाउज़विट्ज़ के थियरी ऑफ वॉर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा है। अभी हमने जिन तीन एलिमेंट्स की बात की, वॉर के जिन तीन एलिमेंट्स की अभी हमने बात की, गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड पब्लिक, इन तीनों एलिमेंट्स से, इन तीनों एलिमेंट्स के साथ क्लाउज़विट्ज़ तीन वैल्यूज को जोड़ते हैं। ही अटैचेस 3 डिफरेंट वैल्यूज टू ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ वॉर। गवर्नमेंट के साथ क्लाउज़विट्ज़ रीजन और रैशनैलिटी को जोड़ते हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट को हमेशा अपने काम को रीजन और रैशनैलिटी से गाइड होकर परफॉर्म करना चाहिए, एंगर या इमोशन से गाइड होकर नहीं। गवर्नमेंट मस्ट वर्क स्ट्रेटेजिकली, रैशनली एंड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। मिलिट्री के साथ क्लाउज़विट्ज़ चांस या लक के फैक्टर को जोड़ते हैं। कहते हैं कि वॉर में, युद्ध में, आपकी जीत होगी या आपकी जीत नहीं होगी, ये बहुत हद तक लक और चांस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लक और यू कैन से चांस, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ वॉर। इसलिए मिलिट्री को हमेशा अलर्ट और तैयार रहना चाहिए। द मिलिट्री शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड रेडी। अपॉर्चुनिटी कैन कम एनी मोमेंट। अपॉर्चुनिटी, सही वक्त, सही अवसर कभी भी आ सकता है। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, whenever the military gets the opportunity, it should seize it and use it and neutralize the enemy. Finally and lastly, public या common masses के साथ क्लाउज़विट्ज़ पैशन के फीलिंग को, पैशन के इमोशन को जोड़ते हैं। The masses, the people, they represent passion. तो अगर गवर्नमेंट रीजन को रिप्रेजेंट करती है, मिलिट्री चांस और लक को रिप्रेजेंट करती है, तो पब्लिक, कॉमन मासेस ये रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को, पैशन के फीलिंग और इमोशन को। क्लाउज़विट्ज़ यहां ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपको समझना है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, लड़ना, अपने से जो अलग है उनसे नफरत करना, अपने खुद के प्रोटेक्शन को लेकर, अपने सिक्योरिटी को लेकर हमेशा ऑफेंसिव रहना, ये सभी बेसिक, प्राइमोडियल, प्राइमीवल, नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। ह्यूमन बींग्स, दे हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी टू सी ईच अदर ईदर एज अ फ्रेंड और एन एनिमी। और ये बात इंडिविजुअल के लेवल पर भी सही है और ग्रुप के लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर भी ये बात सही है।
क्लाउज़ोविट्ज़ कहते हैं कि वॉर के दौरान या वॉर से जस्ट पहले लोगों के भीतर छिपी ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जाग जाती है और लोग नेचुरली वॉर को सपोर्ट करने लगते हैं। वॉर में पार्टिसिपेट कर रही अपनी कंट्री के गवर्नमेंट और अपनी कंट्री के मिलिट्री को लोग मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जिस कंट्री के साथ हमारा युद्ध होता है, जिस कंट्री के साथ हम लड़ते हैं, वो कंट्री पूरे पब्लिक के लिए, पूरे मासेस के लिए एक कॉमन एनिमी बन जाती है। और कॉमन एनिमी के होने की वजह से पब्लिक के भीतर, मासेस के भीतर आपको एक कॉमन एंगर भी नजर आता है। और ये जो कॉमन एंगर है, द कॉमन एंगर अगेंस्ट योर एडवर्सरी, अगेंस्ट योर एनिमी, दिस कॉमन एंगर, द फीलिंग ऑफ एंगर, द फीलिंग ऑफ एनिमिटी इन द masses, in the people, in the public, this is what which justifies all the war actions, all the steps taken by the government and the military of a country during war. So this is what is the theory of war, which was given by Karl von Clausewitz. I hope this theory is clear to you. Now, before ending this video, I would like to inform you about our political science online course. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। देयर आर मोर देन 600 वीडियोस इन दिस कोर्स, मोर देन 5000 pages of PDF notes, downloadable PDF notes you are going to get in this course. And all these videos, all these video lectures, 600 plus video lectures, all of them, they are recorded by me. So you can assure yourself of getting the best quality material in political science through this course. So if you are interested in this course, if you want to avail the benefits of this course, if you want to enroll in this course, or if you want to know more about this course, then you can contact to us through WhatsApp in the given number. Thank you so much for listening.